से मैंने लिया है, जो कि इसमें 2 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। एक है प्रोसेस ऑफ थ्योराइजिंग, के थ्योराइजिंग को कहते क्या है, और 7 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की कौन कौन सी इकसाम है। बेसिकली जो थ्योराइजिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं तो माशरे को समझने के लिए जो मुख्तलिफ तस्वुरात पढ़ते हैं, जिसके जरिए आपको पता चलता है कि एक माशरा किन बुनियादों पर बनाया गया है, ये उस माशरे के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के हैं। तो ये जब हम थ्योरी की बेस पे या फिलोसफिकल बेस पे जब हम सोसाइटी की या किसी भी डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं, हम उसको थ्योराइजिंग का प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन। Sociologists study social events, interaction, and patterns. Then they develop theories to explain why these occur and what can result from them. In sociology, a theory is a way to explain different aspects of social interaction and create a stable proposition about society. मतलब कि ये आपको सोशल इवेंट्स जो उनके पैटर्न्स हैं, जो एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते हैं या माशरे में क्या कुछ हो रहा है, ये माशरे में सोशल इंटरेक्शन कैसे होती है, उसके वाले से ये स्टडी का नाम है। ठीक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज अ सपोजिशन, मतलब आप इसमें एक फर्ज कर लेते हैं कोई सिचुएशन, दैट इंटेंड्स टू कंसिडर, एनालाइज एंड और एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ड्राइंग कनेक्शंस between individual concepts in order to organize and substantiate sociological knowledge. अच्छा, अब सोशियोलॉजिकल थ्योरी में क्या होता है कि एक आप फर्ज कर लेते हैं कोई सिचुएशन, जिसके जरिए आप वहां पर पाई जाने वाली जो हकीकतें हैं किसी भी माशरे में, आप उसका जायजा लेते हैं और आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। हर लिहाज से कि वहां पर इनफरादी सोच के है उसके वाले से, फिर उसको सोशियोलॉजिकल नॉलेज की बेस पे ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। आपको मेरी समझ आ रही है आपको? हेलो। These theories range in scope. अब ये नजरियात मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, from concise yet thorough description of a single social process to broad unsettled standards for analysis and interpretation. Some sociological theories explain aspects of the social world and enable prediction about future events, while others function as broad perspectives which guide further sociological analysis. अब ये जो नजरियात है ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि आप फ्यूचर जो इवेंट्स इसके हवाले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और फिर सोशियोलॉजिकली इसको एनालिसिस कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आगे है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, एनी फॉर्म ऑफ सस्टेन रीजनिंग और लॉजिक दैट endeavors to make use of observable realities of social life with the use of concepts, metaphor, models, or other forms of abstract ideas may be legitimately classified on sociological theory. मतलब कि आप लॉजिकल बेस में सोशल लाइफ की रियलिटीज को ऑब्जर्व करते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ थ्योराइजिंग। Theorizing means you concentrate on the phenomenon and stay with it and trying in this way to understand it. Classical theoretical traditions. The field of sociology itself is a relatively new discipline, and so by extension is the field of sociological theory. Both date back to the 18th and 19th century, periods of drastic social change where societies would begin to see, for example, the emergence of industrialization, urbanization, democracy, and early capitalism, provoking particularly Western thinkers to start becoming considerably more aware of society. अभी 18वीं-19वीं सदी की बात की जा रही कि जिसमें माशरे में काफी तब्दीलियां आई हैं, इंडस्ट्री का दौर आया, अर्बनाइजेशन आया, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, जिससे वो सोचने पर ये मजबूर हो गए कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी के हवाले से। As such, the field of sociology initially dealt with broad historical processes relating to these changes. Through a well-cited survey of sociological theory, Randall Collins, 1984, labeled various theorists as belonging to 4 theoretical traditions: functionalism, conflict, symbolic interactionism, and utilitarianism. अब एक सर्वे के मुताबिक 4 किस्म के नजरियात पाए जाते हैं सोसाइटी में। ठीक है। अब हम उनकी तफसील पढ़ने लगे। सबसे पहले हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज अ सोशल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क associated with George Herbert Mead and Max Weber. It is a perspective, ये कैसी सोच है, that sees society as the product of shared symbols such as language. The social world is therefore constructed by the meanings that individuals attach to events
and social interaction, and these symbols are transmitted across the generation through language. मतलब कि आप बीच में कोई निशानियां या सिंबल्स या लैंग्वेज के जरिए अपनी बात दूसरों को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. A central concept of symbolic interaction is the self, which allow us to calculate the effects of our of our actions. Symbolic interactionism theory assumes that people respond to elements of their environment according to the subjective meanings they attach to those elements, such as the meaning being created and modified through social interaction involving symbolic communication with other people. अब इसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को ना सिम्बॉलिकली, मतलब कि कुछ इशारात के साथ, एस्पेक्ट्स के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके कार ढूंढते हैं, ठीक है. George Herbert Mead is considered one of the founders of symbolic interactionism. His work in Mind, Self and Society on the self as a social structure and on the stages of child development as a sequence of role-playing capacities provide the classic analysis of the perspective. और George Herbert Mead ने अपने काम में ना ये बताया कि सेल्फ क्या होता है, मतलब आपका सेल्फ बीइंग, आपकी पर्सनैलिटी क्या है और किस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकती है, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरती है और अपना किरदार अदा करती है. हाँ जी, समझ आ रही है आपको? हेलो. उसके बाद है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, sees society as a structure with interrelated parts designed to meet the biological and social needs of the individual in that society. फंक्शनलिज्म में क्या होता है कि सोसाइटी जो है ना एक स्ट्रक्चर के तहत मुख्तलिफ चीजों से कनेक्टेड होता है जिसमें उसकी बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा किया जा सकता है, ठीक है. Functionalism grew out of the writings of English philosopher and biologist Herbert Spencer, who saw similarities between society and the human body. He argued that just as the various organs of the body work together to keep the body functioning, the various parts of society work together to keep society functioning. अब जैसे कि एक जिस्म है ना, अब जिस्म को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम करते हैं ताकि बॉडी फंक्शन करे, तो इसी तरह सोसाइटी भी फंक्शनिंग का काम करती है कि किस तरह से मिलके सोसाइटी को रेगुलेट किया जा सकता है. अब इसके प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट जो इसके जानने वाले, मतलब के जो फॉलोअर में से है, वो अगस्टे कॉम्टे. Auguste Comte, the father of positivism, pointed out the need to keep society unified as many traditions were diminishing. He was the first person to coin the term sociology. Comte suggests that sociology is the product of three different development. अच्छा, अब जो अगस्टे कॉम्टे जिन्हें फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है, वो इस चीज को जरूरत महसूस करते हैं कि सोसाइटी को इकट्ठा रखने की जरूरत है क्योंकि जो रवायात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो रही हैं. अब वो कहते हैं कि जो हमारा माशरा है ना वो 3 डेवलपमेंट स्टेजेस से होके गुजरता है, ठीक है. सबसे पहले है थियोलॉजिकल स्टेज. From the beginning of human history until the end of the European Middle Ages, people took a religious view that society expressed God's will. अच्छा, पहले वक्तों में मजहबी लिहाज से ये तस्वर किया जाता था कि माशरा उस तरह से है जैसे खुदा चलाना चाह रहा है, खुदा की मंशा है. In the theological stage, the human mind, seeking the essential nature of beings, the first and final causes, the origin and purpose of all effects. In short, absolute knowledge supposes all phenomena to be produced by the immediate action of supernatural being. मतलब कोई ये कुदरत का कानून है कि एक ऐसी ताकत है जो इस माशरे को चला रही है, तो उसमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव था. उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज आई. People begin seeing society as a natural system as opposed to the supernatural. मतलब कि फिर लोगों का ये मानना हुआ कि कुदरत इसी तरह से काम कर रही है, ठीक है. पहले तो मजहबी आंसर था, तो उसके बाद वो थोड़ा सा मजहब से हटकर उन्होंने सोचना शुरू किया. उसके बाद पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज. डिस्क्राइबिंग सोसाइटी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच, दिस ड्रॉज ऑन द वर्क ऑफ साइंटिस्ट. मतलब कि साइंसी तजुर्बात की बुनियाद पर माशरे को फिर उसकी वजाहत करना शुरू की. अच्छा, उसके बाद इसमें जो सजेशन है डर्कमहाइम की, इसमें से बेशक निकाल दें, ये अलग से क्वेश्चन है, ये इसमें इतना ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे आते हैं. The conflict perspective, which originated primarily out of Karl Marx writing on class struggle, presents society in different light. The conflict perspective focuses on the negative, conflicted and ever-changing nature of society. कहते हैं कि माशरा ना ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स की थ्योरी से लिया गया है, जिसमें क्लास स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो माशरा है ना हमारा, वो हर वक्त बदल रहा है
और उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आते रहते हैं, मतलब कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से तसादुम रहता ही है। Conflict theorists challenge the status quo, encourage social change, even when this means social revolution, and believe rich and powerful people force social order on the poor and weak. अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि एक समाजी इनकलाब तो आता ही है, और ये यकीन किया जाता है कि जो अमीर है ना वो गरीबों पर उन पर दबाव डालते हुए नजर आते हैं। American sociologists in the 1940s and 1950s generally ignored the conflict perspective in favor of the functionalist. The tumultus मतलब के तूफान के लिए भी कहते हैं। 1960s saw American sociologists gain considerable interest in conflict theory. They also expanded Marx's idea that the key conflict in society was strictly economic. अच्छा, अब ये जो माशरे में कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके वाले से कार्ल मार्क्स का ये ख्याल था कि इकोनॉमिकली ये आता है, जब मालियाती लिहाज से फर्क आए। Today, conflict theorists find social conflict between any groups in which the potential for inequality exists, racial, gender, religious, political, economic, and so on. Conflict theorists note that unequal groups usually have conflicting values and agendas. मतलब कि इस नजरिए के मुताबिक ये देखा जाता है कि जो ग्रुप्स है ना आपस में फर्क कई वजूहात की बना पर है, कि जैसे मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से, नस्ली लिहाज से उनमें फर्क पाया जाता है। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज भी मुख्तलिफ होंगी। ठीक हो गया। दिस कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद फेमिनिज्म। फेमिनिज्म बात करता है विमेन राइट्स के हवाले से। अब विमेन राइट्स के हवाले से मुख्तलिफ तबके या मुख्तलिफ इकसाम है फेमिनिज्म की, जिसमें लिबरल फेमिनिज्म है जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज तो नहीं सीख करती, लेकिन ये कहती है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ना उसमें तब्दीलियां आनी चाहिए। ठीक है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में ये होता है कि उसमें औरतों के ऑपरेशन की बात की जाती है कि औरतें दबी होती हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में। उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म जो बात करती है कि उसमें ये कहा जाता है कि माशरा जो है ना ये मर्द इसको रूल कर रहे हैं, तो लिहाजा मतलब कि औरतों पर जो कंट्रोल है वो खत्म होना चाहिए। तो ये इसमें इनकलाब की बात की है। फिर डिफरेंस फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है। मॉडर्न एरा के बाद का जो दौर है वो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में आता है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन दो तरीकों से किया है कि एक प्रोसेस फॉर थ्योराइजिंग का मतलब क्या होता है, थ्योरी को कहते किसे हैं, और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कितने किस्म की हो सकती हैं। ठीक है, ये आपका दो तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ जी, आपको क्वेश्चन समझ आया?